हेलो दोस्तों। तो इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर दूसरा जो है पूरे सिलेबस को यानी कि पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है। चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार लवण आपका चैप्टर है, तो इसको आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा यूपी बोर्ड के लिए। पहला चैप्टर हमने क्या किया है, एकदम संपूर्ण करवा दिया है। तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाइए, पहले चैप्टर को चेकआउट कर लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अम्ल क्षार लवण। तो सबसे पहले हम अम्ल की परिभाषा पढ़ेंगे, क्षार का पढ़ेंगे, और उसके बाद लवण पढ़ा जाएगा। और इन सभी का हम क्रिया भी कराएंगे, जल के साथ, धातुओं के साथ, अधातुओं के साथ। क्लियर है? तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अब आइए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। ठीक है, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अभी छुट्टी का सीजन चल रहा है, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके इसको पढ़ना है, अपना नोट्स बनाना है। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल। तो अम्ल क्या होता है, तो एक पेपर में भी पूछ लेता है कि अम्ल क्षार और लवण का परिभाषा दीजिए और एक एक उदाहरण के साथ दीजिए। क्लियर है? तो करना क्या है, देखिए अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे इमली हो गया, नींबू हो गया, ये सब क्या होते हैं, अम्लीय पदार्थ हैं। तो लेकिन आपको ये नहीं लिखोगे कि अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टे होते हैं, पेपर में ऐसे नहीं लिखना है। जो अम्ल होता है वो जलीय विलयन में, मतलब एक विलयन जब बनता है अम्ल का, तो उसमें H+ आयन देता है, H+ आयन। तो पेपर में आपको ये सब चीजें लिखना है, इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। तो आप इससे भी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, अम्ल जो होता है वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, और जो अम्ल होते हैं वो अगर नीला लिटमस पत्र रहेगा, आपको शॉर्ट वीडियो में बता देंगे, नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो यहां पर लिखेंगे अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। ठीक है, और अब इसका क्या करेंगे, अब हम इसका मेन पॉइंट लिखेंगे। इसका क्या लिखेंगे, अम्ल का मेल पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, तो वे पदार्थ हैं। ठीक है, अम्ल वे पदार्थ हैं। तो यहाँ से अब क्या लिखेंगे, यहाँ से अब इसका परिभाषा लिखेंगे। आप लोग इसको भी आप परिभाषा में लिख सकते हैं, ताकि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो अम्ल लिखेंगे, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि जलीय विलयन क्या होता है। जब आप खट्टे पदार्थ एक विलयन बनाओगे, मतलब एक घोल बनाओगे, तो वो क्या करेगा, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देता है, H+ आयन देते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को अम्ल कहा जाता है। एकदम क्लियर हो गया ना अम्ल का? तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये नीला लिटमस पत्र रहेगा उसको लाल कर देता है, और क्या करता है, जलीय विलयन में H+ आयन देता है। तो आपको यही चीजें, आपको यही आपका मेन है, इसी का आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, अब एग्जाम्पल करवा देते हैं, इसका उदाहरण। ठीक है, उदाहरण, तो उदाहरण में क्या लिखेंगे, तो HCl लिख लीजिए। ठीक है, बहुत सारे इसके उदाहरण है, HCN हो गया, और भी लिख लीजिए, HCl हो गया, HNO3 हो गया, HNO3 हो गया, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, K2H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, CH3COOH ये हो गया। तो इन सभी एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। HCl हो गया, तो यहाँ पर अगर जब H+Cl का क्रिया कराते हो, तो यहाँ से H+ और +Cl- मिलता है, इस प्रकार से। तो इसको नहीं दर्शाना है आपको। ठीक है, इतना ही आपको क्या करना है, याद कर लेना है। क्लियर हो गया? तो ये है आपका अम्ल का पूरा परिभाषा। अब इसके बाद बात करते हैं क्षार। ठीक है, क्षार क्या होता है?
आइए आइए अब हम आपको समझाते हैं क्षार क्या होते हैं, इसको भी डिटेल में समझाएगा। तो क्षार जो होते हैं देखिए वो स्वाद में कड़वे होते हैं। कभी कभी आप कोई ऐसे पदार्थ खा लेते हैं जो स्वाद में एकदम कड़वा होता है, ठीक है। जैसे कोई सिरप हो गया, जब खांसी वगैरह होता है तो आप सिरप पी लेते हैं, कोई कड़वा सामान, ठीक है, जो खाने में कड़वा हो, ऐसा कड़वा सामान मतलब खाने में जो कड़वा हो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वही क्षार होते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे जो क्षार होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, कड़वे होते हैं। अब देखिए ये क्या, अम्ल क्या कर रहा था, नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा था, लाल कर रहा है ना। अब लेकिन जो ये क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। आपको एक ही याद करना है, इसी का उल्टा कर देना है। क्या करना है, इसी को उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है, नीला कर देता है। और क्षार वे पदार्थ हैं, यहां पर लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे इसके बाद, अब इसके बाद साइंस का परिभाषा लिखेंगे। क्षार वे पदार्थ हैं जो सेम एकदम एग्जाम्पल वही रहेगा, जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन, इसमें क्या देते हैं, जलीय विलयन में OH प्लस आयन, यहाँ पर लिख लेंगे OH माइनस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, ठीक है। आपको एकदम 100% समझ में आएगा, कोई भी यहाँ से ऐसी नहीं है चीजें कि आपको इसमें समझ में ना आए। तो क्षार जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है, और ये लाल लिटमस पत्र रहेगा उसको नीला कर देता है। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH माइनस, अगर OH माइनस कहीं पर दिख जाए तो उसको समझ जाना यह क्षार है, अगर H प्लस दिख जाए तो समझ जाना यह अम्ल है। क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल करें, चलिए तो एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण, ये तो चल नहीं रहा है, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में क्या लिखेंगे, उदाहरण में लिख लीजिए आप लोग NaOH, ठीक है, NaOH के OH, और लिख लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और भी एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए MgCaOH2, ठीक है, CaOH2 का होल ट्वाइस। तो एक एग्जाम्पल हम करवा देते हैं, जैसे हमको Na प्लस OH का क्रिया कराना है, ठीक है, Na प्लस OH, ठीक है, इसका क्रिया कराओगे, NaOH एक साथ है, ठीक है, इस पर यहां से आपको क्या मिलेगा, OH माइनस मिलेगा, ठीक है। तो इसका जब क्रिया कराएंगे तो यहां से क्या बनेगा, Na प्लस, और यहाँ पर क्या बनेगा, OH माइनस। इस प्रकार से आपको यहाँ पर उदाहरण को नोट कर लेना है। क्लियर है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, और इन सभी को भी आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, K प्लस की OH के साथ कराओगे K प्लस OH माइनस बनेगा, ठीक है। तो क्षार हो गया, अम्ल हो गया, अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं, और अम्ल H प्लस देते हैं, क्षार OH माइनस देते हैं। अब बात करते हैं लवण परिवार की, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े, और इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो लवण क्या होते हैं, आइए बताते हैं आपको, ठीक है। लवण, तो लवण देखिए होता क्या है कि जैसे यहाँ पर हमको अम्ल में क्या मिल रहा था, H प्लस मिल रहा था, और क्षार में क्या मिल रहा था, OH माइनस। अब अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसके जरिए अगर कोई विलयन बनाते हैं लवण में, तो ना ही हमको H प्लस मिलना चाहिए, ना हमको OH माइनस मिलना चाहिए, मतलब ये दोनों नहीं मिलना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी मिले वह लवण कहलाएगा। क्लियर है। तो इसका परिभाषा क्या लिखोगे, एकदम सिंपल है, ठीक है, ठीक है ना। तो लिखेंगे वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में, लिख लीजिए वे
वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में H प्लस आयन और OH माइनस आयन के अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ क्या मिले, कोई दूसरा पदार्थ, कोई अन्य ऋण आयन, ना लिख लीजिए, कोई अन्य ऋण आयन, ठीक है, कोई अन्य ऋण आयन हो, क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। लवण आप वही समझ रहे हैं, साल्ट माने नमक, NaCl, ठीक है, लवण वही होता है, ठीक है, NaCl। तो ना ही इसमें H प्लस मिलेगा, ना ही एक खट्टा रहेगा, ना ही एक कड़वा रहेगा। नमक आपको देखें, नमक ना ही खट्टा रहता है ना ही कड़वा रहता है, ठीक है ना। तो यहां से इसका एग्जाम्पल करेंगे, किसका एग्जाम्पल, लवण का, ठीक है। तो उदाहरण में क्या देखेंगे, उदाहरण में आपको एक सिंपल सा उदाहरण ले लेना है, ठीक है। हम जिंक सल्फेट ले रहे हैं, ठीक है, ZnSO4 जिंक सल्फेट ले रहे हैं, तो हमारा बनेगा क्या, जिंक सल्फेट का ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है, दोनों ओर से होगा। यहाँ पर मिलेगा Zn डबल प्लस का SO4 डबल का माइनस। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर बन जाएगा ये इसका उदाहरण। तो आपका अम्ल क्षार लवण परिभाषा कंप्लीट हुआ, और इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको करवा दिया है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं आगे के क्लासों में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जब अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, आइए इसको देखते हैं, ठीक है। तो इन सबको याद कर लीजिएगा, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पेपर के दृष्टि से, और ये पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब क्या हेडिंग डाल लीजिए, अम्लों का धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब क्या हेडिंग डालेंगे आप, अम्लों का धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है। जो अम्ल होता है वह धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ठीक है, अभिक्रिया करके, जो देखिए होता क्या है, जब अम्ल होता है अगर वह किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराओगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। कैसा गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगा, ठीक है। तो अम्ल जो होता है धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। तो अम्ल क्या करता है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा, ठीक है, अभिक्रिया करके क्या देगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। इसको हम एग्जाम्पल में भी लिखवा लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, धातु प्लस किससे अम्ल अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल से अभिक्रिया जब करेगा तो हमको मिलेगा क्या, धातु है, अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धातु लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, धातु लवण, और प्लस का हाइड्रोजन गैस, क्लियर है। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो धातु जो है अगर अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, लवण बनाएगा, नमक बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। क्लियर है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, उदाहरण में क्या लेंगे, उदाहरण में कुछ तो लेंगे ही, ठीक है। चलिए उदाहरण में ले लेते हैं, जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस H2SO4। अब ये क्रिया करेगा दोनों का, देखिए जिंक जो है एक अम्ल होता है, H2 क्या होता है, एक, देखिए जिंक एक धातु है और H2SO4 क्या है, एक अम्ल है। इसको मैंने एग्जाम्पल में भी लिखवा दिया था। ये जो जिंक जो होता है एक धातु होता है और ये एक अम्ल है, दोनों का क्रिया जब कराओगे तो ZnSO4 प्लस H2 गैस मिलेगा।
क्या मिलेगा ZnSO4 प्लस H2, ये क्या मिलेगा गैस मिलेगा। H2 क्या मिलेगा H2 गैस मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, H2 गैस मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हटा दीजिए, एरो को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो और भी एग्जाम्पल यहाँ से आप कर सकते हैं, करवा देते हैं और भी करवा दें। ठीक है, चलिए इतना आपको लिए काफी है, एक एक एग्जाम्पल आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, चलिए अब क्या कराएंगे, अम्ल का हो गया। अब यहाँ पर आपको लिखना है क्षार का धातुओं के साथ अपक्रिया। ठीक है, तो नोट करेंगे, अगला हेडिंग डाल लेंगे आप लोग क्षार। ठीक है, क्षार का धातुओं के साथ अपक्रिया। क्लियर है, चलिए इसमें भी क्या होता है यहाँ पर लिख लेंगे, केवल बदल लेंगे। क्षार जो होता है धातु अपक्रिया करके क्षार धातुओं, यहाँ पर लिख लीजिए धातुओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। ये क्या करता है, ये भी उसका सेम काम करता है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें यहाँ पर चेंज कर ले होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है क्षार, यहाँ पर आप लिखेंगे धातु ऑक्साइड बनेगा, लवण नहीं बनेगा आपकी बार, ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये आप यहाँ से लिख लीजिए, और इसको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये वाले को, क्लियर है, तो इसको नोट करेंगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद हम आपको समझा देते हैं। NaOH ले लीजिए, जिंक प्लस NaOH, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, धातु के साथ कर रहा है ना, क्षार जो है धातु के साथ कर रहा है। ठीक है, धातु यहाँ पर लिखिए, धातु लिख लीजिए, और यहाँ पर क्षार लिख लीजिए, यही दोनों है ना, धातु और क्षार। तो ये हो गया आपका धातु और ये हो गया आपका क्षार। आपको एग्जाम्पल में मैंने इसीलिए पहले ही लिखवा दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से बनेगा क्या, Na2ZnO2। ठीक है, लिखिए यहाँ से बन जाएगा NaZn, ठीक है, जिंक NaZnO2 और प्लस H2। ठीक है, H2 गैस मिल जाएगा। इसको आप लोग को नोट कर लीजिए। क्लियर है, तो क्षार का धातु के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या मिलेगा, क्षार जो है वो धातु के साथ अगर अपक्रिया करेगा, देखिए ये क्या है आपका, एक क्षार है एक धातु है, दोनों जब अपक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस ये भी निकालेगा। तो दोनों एकदम सेम है, अम्ल और क्षार, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लवण का आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट का अम्लों के साथ अपक्रिया। ठीक है, ये हो गया धातु कार्बोनेट का अम्लों के साथ अपक्रिया। यहाँ पर लिख लेंगे धातु कार्बोनेट, क्या लिखेंगे, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट का अम्लों के साथ अपक्रिया, धातु कार्बोनेट का अम्लों के साथ अपक्रिया। तो इसको फटाफट नोट करिए, एकदम सिंपल सा है, आपको बढ़ते जाना है, पूरा अध्याय हमको समाप्त करना है, तो एकदम आराम से किया जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगा। ठीक है, धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अपक्रिया। ठीक है, सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके, देखिए सभी जो क्या होते हैं, धातु कार्बोनेट होती है वो क्या करती है, वो अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण बनाता है, लवण बनाएगा, जल बनाएगा। ठीक है, लवण मतलब नमक बनाएगा और जल भी बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा। तो इसका परिभाषा नहीं, सीधा एग्जाम्पल लिखवाते हैं और इसका परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, तो सभी पेन कॉपी ले लीजिए, लिखते चलिए। ठीक है, सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ, सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, लिख लीजिए, लवण कमा कार्बन डाइऑक्साइड, लिख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल
बनाती है। तो अगर आप इसको एक बार पढ़ते चलोगे ना तो कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। सभी धातु जो होता है कार्बोनेट, सभी धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। अब इसका कर लेते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल लवण प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। चलिए अब यहां से क्या लिखेंगे, इसमें आप लिख भी सकते हो, ऐसे लिख सकते हो धातु कार्बोनेट क्या कर रहा है, धातु कार्बोनेट धातु कार्बोनेट जो है वो अम्ल के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बना रहा है। क्या बना रहा है, लवण, और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना रहा है, जल बना रहा है H2O। तो जो परिभाषा में लिखो हमने उसको यहाँ पर लिख दिया कि जो धातु कार्बोनेट है वो अम्ल के साथ जो खट्टे पदार्थ है, खट्टे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके पहले लवण बनाएगा, नमक बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, पानी बनाएगा, जल बनाएगा। क्लियर है आपका। चलिए अब एक समीकरण वाला भी एग्जांपल यहां से ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 और प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ठीक है। तो CaCl2, ठीक है, CaCl2 प्लस क्या बनाएगा, CO2 और H2O। तो ये आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन क्लोरीन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये हो गया आपका धातु कार्बोनेट का अम्लों के साथ अभिक्रिया। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, चलिए नोट करेंगे। चलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसके बाद हमको समझना है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या समझना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। चलिए तो पढ़ते रहिए आप लोग साथ में, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगा। कमेंट में बताइएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये हमेशा उदास ही रहता है, ठीक है। आप लोग उदास मत रहिए, देखिए संघर्ष करते रहिए, किसी न किसी दिन मंजिल पे जरूर पहुंच जाओगे। अगर सीढ़ियां चढ़ोगे नहीं तो मंजिल पे पहुंचोगे कैसे, तो सीढ़ियां चढ़ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया होता क्या है, ठीक है। तो अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया करके, तो यहाँ अब देखिए होता क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया उसी कहते हैं जो अम्ल होते हैं और क्षार होते हैं। जब अम्ल और क्षार को दोनों को परस्पर अभिक्रिया करा दिया जाता है, अभिक्रिया करके वो क्या बनाते हैं, अभिक्रिया करके लवण और जब जल दोनों बना देते हैं। अम्ल खट्टे पदार्थ और कड़वे पदार्थ दोनों को जब मिलाते हैं तो लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एकदम क्लियर हो गया, दोनों उदास हैं। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है। खट्टा कड़वे को एक साथ अभिक्रिया कराते हैं। अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके, यहां से लिख लेंगे अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया करके, अभिक्रिया पूरा नहीं लिख रहा है, लिख लीजिएगा, अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसे लिख लीजिए, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। तो इसको नहीं लिखना है, आप लोग आगे बढ़ा लीजिएगा। छोटे बच्चे थोड़ी ना हो, 10 में पहुंच गए हो तो छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है। अब इस पर एग्जाम्पल करा देते हैं। क्षार प्लस अम्ल, तो क्या हो रहा है, हिंदी भी लिखते चलेंगे ताकि आपको अच्छे 100% समझ में आए। क्षार और किसका करा रहे हैं, अम्ल को। क्षार और अम्ल को मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, पहले लवण बन रहा है, लवण मतलब नमक वमक वगैरह, और क्या बन रहा है, जल बन रहा है। यही तो लिखना है, सिंपल सी चीज है। चाहे इसको याद करो, इससे भी परिभाषा याद हो जाएगा और परिभाषा से ए याद हो जाएगा, दोनों। क्लियर है। अब एग्जाम्पल इस पर एक लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल अगर जितना याद करोगे आपका परिभाषा अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षार क्या होता है, क्षार होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस अम्ल क्या होता है भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड ले लो, HCl ले लो, यही तो अम्ल है। देखिए ए क्षार है, ए अम्ल है, OH माइनस देगा, AH प्लस देगा। अब दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे, नमक लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे, NaCl। तो NaCl सोडियम क्लोराइड, यही तो नमक है, यही नमक का फार्मूला है भाई, नमक,
ठीक है। और क्या बना रहा है, जल का फार्मूला H2O, यही तो बना रहा है। और क्या कर रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया ही होता है, एकदम सिंपल सा है। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जब खट्टे और कड़वे को दोनों को मिला देंगे तो दोनों उदासीन हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे आपस में, ठीक है। जब उदास हुए तब नमक बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, और उसके साथ पानी भी देंगे, नमक पानी पिलाएंगे। नमक पानी नहीं पिलाना है, मीठा पानी पिलाना है, ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया एकदम क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लों के साथ अब हम करेंगे धातु ऑक्साइड की क्रिया। अब क्या कराएंगे, अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड की क्रिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्लियर हो गया। आगे लिखिए, अम्ल के साथ, अम्ल का एग्जाम्पल याद कर लीजिए, अम्ल के साथ धातु, अम्ल के साथ क्या है, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया, धात्विक है, धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया, धात्विक क्या लिख रहे हैं भाई, धात्विक है, धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया, ठीक है। धात्विक ऑक्साइडो ऑक्साइडो की क्रिया आपको किताब में पूरा मिल जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी किताब में पूरा हेडिंग आपको सेम टू सेम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहिए वहां से, ठीक है। अब क्रिया क्षारक एवं अम्ल की, देखिए धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया, जब धातु जो अम्ल के साथ अगर हम धात्विक ऑक्साइड का क्रिया कराते हैं तो वो भी लवण देता है और जल देता है, दोनों देता है। जैसे हम खट्टे मीठे को मिलाएं तो वहां पर जल और नमक बना रहा था, यहाँ पर भी लवण और जल ही बनेगा, एकदम क्लियर है। तो परिभाषा याद करते चलिएगा, ठीक है। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान, यहाँ पर लिख लीजिए, क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के, अभिक्रिया पूरा नहीं लिख रहे हैं, समान धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, वही बनाएगा, लवण बनाएगा। और क्या बनाएगा, लवण एवं जल बनाता है। तो दो, एक के बदले एक फ्री मिल रहा है, दोनों सेम है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब की बार धातु ऑक्साइड लेना है, तो धातु ऑक्साइड कहाँ से लाएंगे भैया, उदाहरण देख लीजिए, Na2, ठीक है, Na2 ले लेते हैं और O ले लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, Na2O धातु ऑक्साइड है, ठीक है। और हमको क्या लेना है, अम्ल लेना है, तो अम्ल हम HCl ही लेंगे क्योंकि हमको यही याद है, ठीक है। क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, NaCl बनाएगा, NaCl, और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। एकदम आंख बंद करके लिख देना है, आंख बंद करके आपको क्या करना है, लिख देना है। बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करना बताए हैं, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन हो गया, और कितना हो गया, 2 क्लोरीन। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन कर दीजिए, यहाँ पर क्योंकि सोडियम 2 था। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अम्ल के साथ हो गया, अब हम कराएंगे क्षारक के साथ अधात्विक, अधात्विक जो रहेगा मतलब धात्विक नहीं रहेगा, अधात्विक रहेगा, उसके साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की क्रिया, ये आपका हेडिंग हो गया, हेडिंग हो गया। आपको क्या करना है, यही नीचे वाले को मिटा देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, तो ए क्या करेगा, चलिए ए भी क्या करेंगे, देखिए ए भी लवण बनाएगा, जल बनाएगा। भाई ये तीनों सेम बना रहा है, सब लवण जल बना रहे हैं, यहाँ पर नमक और जल, इन्हीं को नमक पानी की जरूरत है, सबको नमक पानी ही पीना है, ठीक है। तो ए भी क्या करेंगे, नमक और जल बनाएंगे। क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके, लिख लीजिए, क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके
क्या बनाता है भैया, लवण और जल बनाएगा, एवं लवण एवं जल, लवण एवं जल बनाता है, यही बनाता है भैया, लिख लीजिए, ठीक है, बनाता है। तो तीनों कंडीशन एकदम सेम हो गया। देखिए तीनों कंडीशन में क्या हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, चार कंडीशन सेम हो गई। आपको क्या याद करना है, खाली हेडिंग याद करना है, हेडिंग याद कर लीजिए, सारा तैयार है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसका हिंदी लिख लीजिए, किसके साथ करना है, क्षारक के साथ, क्षारक प्लस किसको मिलाना है, आधात्विक ऑक्साइड, आधात्विक धात्विक ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है। अब ये बन के क्या बनाएगा, लवण, और प्लस क्या बनाएगा, जल बनाएगा। इसको आपको क्या करना है, नोट करना है, क्लियर है। चलिए उदाहरण लिख लीजिए, क्लियर है, उदाहरण लिख लिए, लवण एवं जल, ठीक है। तो एकदम सभी चीजें अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो क्षारक के साथ आधात्विक ऑक्साइड, आधात्विक ऑक्साइड यहाँ पर अब लेना पड़ेगा हमको एक, ठीक है, आधात्विक ऑक्साइड। तो क्षारक ले लीजिए, क्षारक भैया का लेंगे, क्षारक कौन सा लोगे, तो क्षारक यही देखिए है, यही ले लीजिए, एक याद कर लीजिए, एक बार सब लेते रहिए, ठीक है। प्लस धात्विक ऑक्साइड क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ले, धात्विक ऑक्साइड है, ठीक है। चलिए धात्विक ऑक्साइड है, अब इसको क्रिया कराइए, क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, लवण बना रहा है, लवण बना रहा है और जल बना रहा है, ठीक है, Na2CO3, Na2CO3 ये भी एक लवण है, ठीक है, Na2CO3 ये भी एक लवण है, और जल H2O बना रहा है। एक और एग्जाम्पल करा देते हैं, एक और एग्जाम्पल कराते हैं कि OH ये भी क्या है, क्षारक है, और इसके साथ किसका क्रिया करा दे, SO3 का, ठीक है। तो इसके साथ क्या मिलेगा हमको, इसके साथ मिलेगा K2SO4, K2SO4, K2SO4 और SO4 प्लस इसके साथ भी हमको क्या मिलेगा, जल ही देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिए, हमारा टॉपिक कहाँ तक पहुंचा, क्षारक के साथ धातु ऑक्साइडों की क्रिया, नोट करेंगे। पानी वगैरह ले लीजिए, पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हमको पढ़ना है पीएच स्केल, ठीक है, क्या पढ़ना है, पीएच स्केल। देखिए विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ये चारों जो टॉपिक है इसको एक क्लास में करवाया जाएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लास लंबी हो जाएगी तो आपका दिमाग हैंग करने लगेगा, हैंग नहीं करेगा, अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब जो टॉपिक बनता है आपका विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको एक क्लास में कराया जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक और है, उसको हम कवर करते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए पानी वगैरह पी लिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं किया है, ठीक है, चैप्टर नंबर पहला, तो आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है, वहां पर डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, तो वहां से जाइए, उसका प्रश्नावली भी हल कर लीजिए, और उसके बाद पूरे चैप्टर का वन शॉट वीडियो भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पीएच स्केल, ठीक है। चलिए पीएच स्केल, तो पीएच स्केल होता क्या है, सारे डिटेल बताएंगे, ठीक है। पीएच स्केल, स्केल मतलब एक पैमाना होता है, जैसे आप स्केल लेते हैं ना 10 सेमी 15 सेंटीमीटर वाला नापने वाला, इसी प्रकार से एक पीएच स्केल होता है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, जैसे हो गया नींबू का पीएच मान मानने के लिए, मतलब पीएच मान निकालने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी, और इसकी खोज किसने किया था, एक सारेसन नामक वैज्ञानिक ने, किसने किया था, सारेसन नामक वैज्ञानिक ने, सारेसन, ठीक है, सारेसन नामक वैज्ञानिक है, ठीक है। सारेसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज किया था, और इसका उपयोग क्यों किया गया, क्यों खोजा गया, क्योंकि पीएच मान निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्लियर है। आइए तो लिखिए, किसी विलियन में उपस्थित, लिख लीजिए, किसी बिलियन, देखिए एक सीधा संपर्क बनाते हैं, अगर कोई अम्ल का विलयन है, मतलब अम्ल पदार्थ का कोई घोल है, तो जब हम इसको पीएच स्केल में रखेंगे तो उसका पीएच मान बताएगा कि पीएच मान कितना है, इसीलिए इसको विकसित किया गया, ठीक है। विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता नापने के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए
करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम क्या कहते हैं पीएच स्केल कहते हैं। इसमें पदार्थों को रखकर देखा जाता है कि अम्लीय है, क्षारीय है कि आपका ठीक है उदासीन है। क्लियर है। अब इसको यहाँ पर एक हम फिगर बनाएंगे, उसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से चलिए, तो यहाँ से आपको ऐसे 20 से आधा कर लेना है। तो 20 से आधा कर लिए। अब यहाँ पर 1 लिख देना है, और यहाँ पर 7 लिख देना है, और यहाँ पर 14 लिख देना है। यहाँ पर ऐसे मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक, जो तक रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या रहता है, तो अगर किसी पदार्थ का अगर पीएच मान 7 है तो वह क्या रहेगा, वो उदासीन रहेगा। क्या रहेगा, उदासीन। ठीक है। और यहाँ से बीच में ये क्या रहेगा, ये रहेगा क्षारीय। क्या रहेगा, क्षारीय। अगर 7 से अधिक है तो यह क्षारीय हो जाएगा, और इधर वाले पे क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है। 1 से मतलब 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होगा। तो यही पूछता है आपके पेपर में। ठीक है, कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, उदासीन 7, और क्षारीय का कितना रहेगा, 7 से अधिक, अम्लीय का 7 से कम। थोड़ा उल्टा हो गया, अम्लीय का 7 से कम, क्षारीय का 7 से अधिक। अगर 7 है तो उदासीन। जैसे खून हो गया, खून उदासीन है, एक खट्टा होता है ना, एक कड़वा होता है। जल हो गया, एक कैसी है, उदासीन है। ठीक है, तो इसको बना लीजिए। तो इसको भी ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ए है H+। अम्ल क्या देता है, H+ देता है। क्षार क्या देता है, OH-। तो इधर अम्ल बढ़ रहा है, इधर जाते जाते एकदम घट जा रहा है। क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा है ना सबको। ठीक है, तो ये हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर हम कुछ बातें लिख देते हैं, जैसे उदासीन अगर कोई उदासीन पीएच मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 7 है। और अगर अम्लीय पूछेगा, अम्लीय पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। और क्षारीय अगर पूछता है, क्षारीय तो पीएच क्षारीय पूछता है तो 7 से अधिक। ठीक है। जैसे अगर हम कहें, पूछे आपसे कि जल का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान, तो जल का पीएच मान कितना है, 7। अगर 7 हो गया तो आप कैसे सोचोगे, टेबल याद करोगे। टेबल में 7 को क्या लिखे हैं, उदासीन लिखे हैं। तो मतलब जल का ऐसा पदार्थ है, एक उदासीन पदार्थ है। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया। तो दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व बहुत है। ठीक है, जैसे वर्षा का जल हो गया, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वर्षा के जल का जब पीएच मान, जब वर्षा का जल का पीएच मान 5 वर्षा का जल, ठीक है, ये भी पूछ लेता है। वर्षा का जल जब 5.6 से कम हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम, इसको ऐसे लिख लीजिए, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा। ठीक है, अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। जब अम्लीय वर्षा होता है तो समुद्रों में जीवधारियों का रहना एकदम मुश्किल हो जाता है। मतलब समुद्र में जो जीवधारी रहते हैं वो मर जाते हैं। क्यों, क्योंकि इतनी तेजी मात्रा में अम्लीय वर्षा होता है कि जीवधारियों का रहना मुश्किल हो जाता है, छोटे जीवधारियों का। ठीक है, तो अम्लीय दैनिक जीवन में पीएच मान का बहुत महत्व है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका देखिए बचता है केवल 4 टॉपिक। कितने टॉपिक बचते हैं आपके, 4 टॉपिक बचते हैं। एक है विरंजक चूड़, ठीक है, विरंजक चूड़ हो गया। एक हो गया धामन सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो 4 टॉपिक बचते हैं, और ये आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से तो इसको हम करवाएंगे एक क्लास में, ताकि इसको अच्छे से एकदम क्लियर हो जाए। क्लास में ही क्लियर हो जाए, आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ तक आज के लिए रहने देते हैं। पीएच मान आपको याद हो गया। अगर 1 से 7 के बीच में है तो अम्लीय होगा। किसी भी पदार्थ का अगर पीएच मान 1 से 7 के बीच में है तो अम्लीय होगा। अगर 7 दिया है तो आप उदासीन पे लगा कर आइएगा। अगर क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछता है तो 7 से अधिक ऑप्शन में दिया रहेगा, 10 से 11 12 ऐसे करके। अम्लीय पूछता है तो 7 से कम लिखा रहेगा या 7 से अधिक ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा।
कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक है। और दोस्तों के पास शेयर कर दो भाई, पेज को फॉलो करो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। छुट्टियां चल रही है तो आप लोग मजे कर रहे हैं, नहीं ऐसा मत करिए, पढ़ते रहिए कुछ ना कुछ जब पढ़े रहेंगे तो आपको दिमाग में चलता रहेगा। जब आप स्कूल, जब आपका रीच चालू होगा तो आपके दिमाग में चलता रहेगा चीज़ें, तो इमेज बनता रहेगा। और पेपर के वक्त आपको, देखिए पेपर के वक्त वही चीज़ें याद आती है जो आपने सीखा होगा प्रैक्टिकल की तरह, ठीक है। रटा हुआ याद नहीं रहता है, अगर जो समझे रहेंगे वही लिख पाते हैं, ठीक है, वही टॉप करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक बार और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारे साथ मेहनत करिए। एकदम घर की तरह आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे आपको स्कूलों में पढ़ाया जाता है वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपकी समस्या हो, जो भी आपका डाउट हो, वो अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए।